राहुल उसके होठों के करीब झुकने लगा। तभी ईशा ने अपना चेहरा फेर लिया और बोली, राहुल प्लीज। राहुल ने कहा, क्यों हमेशा मना करती हो? पति हूँ तुम्हारा तो हर बार मना क्यों करती हो? आज मैं कुछ नहीं सुनने वाला। राहुल ईशा को अपनी बाहों में उठाकर उसे रूम में ले जाता है। डर से ईशा की हिचकी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार मना कर रही थी पर राहुल कहाँ सुनने वाला था। राहुल ने उसे बेड पर लेटाकर खुद अपने कपड़े निकालने लगा। अब तो ईशा का डर और ज्यादा बढ़ गया। वो रोने लगी और बोली, राहुल प्लीज मत करो। राहुल उसकी बात ना सुनते हुए अपनी शर्ट निकाल कर वही फेंक देता है और ईशा के ऊपर झुककर उसे किस करने को होता है। ईशा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर बोली, राहुल प्लीज मेरे पीरियड आए हैं, मत करो। ईशा का बार बार रोकना अब राहुल को गुस्सा दिला रहा था। उसने ईशा के बाल को अपनी मुट्ठी में भरकर गुस्से में बोला, क्या यह हर वक्त अपना नाटक दिखाती रहती हो? कभी रूही तो कभी कुछ। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर तुम्हें यह नाटक ही करना था तो मुझसे शादी क्यों की? एक तो उस मनहूस बच्ची की जिम्मेदारी ली, सिर्फ तुम्हारी वजह है। क्यों? तुम्हें पाना था मुझे यहाँ तो तुमसे शादी कर भी तुम हो कि नाटक कर रही हो। वही ईशा उसकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहुल उसे छोड़कर खुद बेड से उठकर चिल्लाते हुए बोला, पड़ी रह अपनी उस मनहूस के साथ। एक तू ही नहीं है, मेरे लिए और भी बहुत सी लड़कियां हैं जो पैसों पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। इतना बोल राहुल वहां से बाहर निकल जाता है। ईशा अभी भी उसे जाता हुआ देख रही थी। ईशा अब ऐसे ही लेटे हुए रोने लगी। रोते हुए वो कब सो गई उसे खुद पता नहीं चला। अगली सुबह ईशा की नींद सुबह 7 बजे खुली। ईशा जल्दी से उठकर दूसरे रूम में गई जहां रूही अभी भी सो रही थी। ईशा उसे देख हल्का सा मुस्करा देती है और उसके सिर पर किस कर खुद तैयार होने चली जाती है। तैयार हो उसने रूही और राहुल के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और रूही को उठा उसे रेडी कर ब्रेकफास्ट करा देती है। ईशा रूही के साथ हॉल में ही बैठ जाती है। रूही अपनी टॉयज से खेल रही थी, वही ईशा डोर की तरफ देख रही थी। राहुल जब से गया था अभी तक नहीं आया था। तभी रूही ईशा के गाल पर हाथ रख बोली, मम्मा मम्मा। रूही ने अभी अभी बोलना सीखा था। वो आम बच्चों से थोड़ा लेट बोलना सीखी थी, इसलिए उसने ईशा को ही मम्मा कहा था। ईशा उसे देख मुस्करा देती है। तभी उसे राहुल की रात वाली बात याद आती है। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि राहुल ने नशे में ही सही पर रूही को गलत कहा था, जो ईशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। फिर भी उसे लगा राहुल गुस्से में और नशे में है, इसलिए यह बोल गया। अब उसे क्या पता राहुल के मन में क्या चल रहा है। ईशा अपनी सोच में थी, तभी डोर बेल बजी। ईशा के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। उसने रूही से नीचे बैठाया और खुद जाकर डोर ओपन करती है तो सामने राहुल था। राहुल ने उसे एक नज़र देखा और साइड से अंदर आ जाता है। उसने रूही को देखा जो उसे देख मुस्करा रही थी। राहुल उससे अपना मुंह फेर कर वहां से अपने रूम में चले जाता है। ईशा ने कुछ नहीं कहा और डोर बंद कर रूही को देख बोली, बच्चा आप यहीं रुको, मम्मा अभी आई। रूही बस मुस्करा देती है। वो ईशा की बातें समझती थी। ईशा वहां से राहुल के पीछे रूम में आती है तो राहुल अपनी शर्ट उतार कर बेड पर बैठा हुआ था। ईशा राहुल के पास जाकर बोली, राहुल तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफी लेकर आती हूँ तुम्हारी। राहुल ने रूड टोन में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से और मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जाकर अपनी उस बेटी की केयर करो, मेरी नहीं। ईशा राहुल को देख बोली, राहुल नाराज क्यों हो रहे हो? मैं भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हूँ पर अभी रूह छोटी है, उसे बार बार मेरी जरूरत होती है। रात में भी वो अकेले नहीं सोती है, मुझे उसके पास रहना पड़ता है। तुम समझो तो। राहुल उसका हाथ झटक देता है और खड़ा हो उसे गुस्से से बोला, दूर रहो, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। राहुल अपनी बात बोल रहा था, वहीं ईशा की नजरें राहुल के सीने और गर्दन पर थी। उसकी आंखों में आंसू थे। राहुल के सीने और गर्दन पर बाइट और नाखून के स्क्रैच के निशान थे।
राहुल ने उसकी नजरों का पीछा किया तो उसका ध्यान भी खुद पर गया। ईशा ने राहुल से रोते हुए कहा, राहुल तुम कल रात कहाँ थे? हालांकि वो समझ चुकी थी, फिर भी एक बार राहुल से जानना चाहती थी। राहुल ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही इस दुनिया में हो? नहीं, और भी लड़कियां हैं, और मेरे पास कमी नहीं है किस चीज की, समझी? अब जाओ यहाँ से और रहो अपनी उस मनहूस बेटी के साथ। आज के बाद ना मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा, ना ही तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तुम तो मेरी जरूरत पूरी कर नहीं सकती। उसकी बात सुन ईशा को भी गुस्सा आ जाता है। उसने राहुल से कहा, राहुल माना कल हमारे बीच कुछ बात हो गई, पर उसका मतलब यह तो नहीं हुआ ना कि तुम इस तरह से किसी भी लड़की के साथ। मैं तुम्हारी बीवी हूं और रूह तुम्हारी बेटी है। हाँ, सगी नहीं है, पर तुम्हारे भाई की बेटी तो है। तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? राहुल ने गुस्से से उसके बाल को मुट्ठी में भरकर कहा, चुप, और आज के बाद कभी मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशा को रोना तो बहुत आ रहा था, फिर भी उसने राहुल का हाथ अपने बाल से छुड़वाई और एक थप्पड़ राहुल के गाल पर मार देती है। ईशा ने राहुल की तरफ उंगली पॉइंट करके कहा, तुम्हें जहां जाना है जाओ, जैसे रहना रहो, पर आज के बाद मेरी रूही के लिए कुछ भी कहा तो मुझसे भी बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं आज की तुम्हारी बातें सुन यहाँ रुकूंगी तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना, क्योंकि तुम जैसे लड़के के साथ मैं कभी नहीं रहना चाहूंगी। मुझे आज के आज डाइवोर्स चाहिए, और मुझे कुछ नहीं पता। इतना बोल ईशा वहां से अपने रूम में चली जाती है। उसी दिन दोनों की फैमिली में भी कई बातें हुईं। राहुल की फैमिली में सिर्फ उसके डैड थे। उन्होंने ईशा को समझाया, पर ईशा इस बार किसी की बात नहीं मानती, क्योंकि राहुल बहुत बार नशे में उस पर हाथ उठा चुका था, जो गलत था। ईशा ने हर बार सहा, पर आज बात रूही की थी जो उससे सही नहीं गई। फ्लैशबैक एंड। ईशा आदित्य के सीने पर सिर रखे सारी बातें बता रही थी, वहीं आदित्य की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। ईशा ने अपना सिर ऊपर कर आदित्य को देख बोली, आदित्य। आदित्य ने ईशा को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपना दर्द जो किसी के साथ बांटा था। उसने माँ पापा से सारी बातें कही थी, पर राहुल की मारने पीटने वाली बात उसने किसी से भी नहीं कही थी, जो उसके दिल का दर्द बन गया था। और आज उसने अपना दर्द बाहर निकाला था। आदित्य ने उसके गाल पर हाथ रखकर हल्का सा उसके गाल को सहलाकर बोला, तुमने यह बात अपने माँ पापा से क्यों नहीं की? ईशा ने अपना सिर झुका लिया और सिसकते हुए बोली, माँ पापा तो पहले ही दी की डेथ की वजह से परेशान थे, इसलिए मैंने उन्हें कभी कुछ नहीं कहा। और कहती भी क्या, जब मेरे किस्मत में ही यही लिखा था। आदित्य ने उसके गाल पर आए आंसुओं को पोंछकर कहा, आज कुछ हल्का महसूस हो रहा है। मैं तुम्हारा पास्ट नहीं जानना चाहता था। मुझे पता है कि तुम कभी गलत हो ही नहीं सकती। बस यही चाहता था कि तुम अपना दर्द किसी के साथ बांटो। इतना कुछ अकेले सहना मुझे पता है, इतनी कम उम्र में बहुत मुश्किल है, फिर भी तुमने सहा। पर अब तुम अकेली नहीं हो, और रूह की फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है, उसकी भी पूरी फैमिली है यहाँ। आदित्य ने माथे पर किस कर कहा, अच्छा तुम्हें कुछ कहना था मुझे? ईशा ने आदित्य की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो क्या। आदित्य ने कहा, कल मुझे अमेरिका जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कुछ दिन में वापस आ जाऊंगा, तो तब तक तुम अपना और पूरी फैमिली का ख्याल रखना हम्मम। ईशा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। आदित्य ने ईशा का सिर अपने सीने पर रख खुद को और उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर लेता है। आदित्य धीरे धीरे से ईशा के बालों को सहला रहा था। ईशा भी अपनी आंखें सुकून से बंद कर लेती है। आज पहली बार उसे किसी के साथ का एहसास हुआ था। ईशा आंखें बंद किए हुए ही मुस्करा देती है और अपनी पकड़ आदित्य पर कस देती है। आदित्य भी मुस्कराकर उसके सिर पर किस कर देता है। कुछ देर में ईशा की आंखें लग जाती हैं। आदित्य ने अपना सिर झुकाकर देखा तो ईशा सो चुकी थी।
अचानक ही आदित्य की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने मन ही मन कहा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने जिसे दुख दिया है वो मेरी जान है, और तेरी हिम्मत की तूने मेरी प्रिंसेस के लिए कहा। अब तो शायद ही तुझे कोई बचा सकता है। आदित्य ने ईशा को देखा और उसे लिए धीरे से उसी सोफे पर लेट गया और ईशा को अपने बगल में खुद से चिपका कर लेटा लेता है। आदित्य की आंखें ईशा पर थी। ईशा को देखते हुए ही आदित्य की आंखें लग जाती हैं। दोनों सुकून से सो रहे थे। अगली सुबह आदित्य और ईशा अभी भी ऐसे ही बालकनी के सोफे पर सो रहे थे। अंदर रूम में रूही की आंखें खुल जाती हैं। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखें मली और रूम में इधर उधर देखते हुए बोली, यह मम्मा डेरा कहाँ चले गए। रूही पूरे रूम में देखने के बाद रूम से बाहर जाने को हुई, तभी उसका ध्यान बालकनी के डोर पर गया जो ओपन था। रूही मुस्कुराते हुए बालकनी में चली जाती है। बालकनी में जाकर उसने देखा तो आदित्य और ईशा अभी भी सोफे पर सो रहे थे। रूही भी जाकर आदित्य के ऊपर बैठ जाती है और आदित्य को उठाते हुए बोली, डैडा डैडा उठो, डैडा उठो, लू को बात कालनी है। रूही के उठाने से आदित्य की आंखें खुल जाती हैं। आदित्य को उठते देख रूही के होठों पर मुस्कान खिल जाती है। रूही ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग डैडा। रूही को देख आदित्य ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर रूही के गाल पर रख कर प्यारा से बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, आप आज जल्दी उठ गए। रूही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। आदित्य अब रूही को संभाल कर उठकर सोफे पर बैठ जाता है। रूही ने आदित्य को देखकर कहा, डैडा रूही को आपसे बात करनी है। आदित्य ने उसे अच्छे से अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, क्या कहना है मेरी प्रिंसेस को। रूही ने कहा, डैडा मुझे कुछ चाहिए। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, क्या चाहिए मेरी रूह को बता दो, डैड आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है। रूही आदित्य की बात सुन मुस्कुरा देती है। रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, चाची डैडा। आदित्य ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। रूही कुछ कहती तभी ईशा की आंखें खुल जाती है। ईशा को देख रूही ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा। ईशा भी अपनी जगह पर उठकर बैठ जाती है और रूह को देख मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग रूह। वैसे सुबह सुबह क्या चल रहा है प्रिंसेस और डैडा में। रूही ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ चाहिए डैडा छे। ईशा ने रूही को देखकर कहा, अच्छा जो चाहिए बाद में ले लेना, अभी चलो फ्रेश होना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है। और हाँ, आज तो आपके स्कूल का पहला दिन है, चलो जल्दी लेट हो जाएंगे नहीं तो। ईशा रूही को अपनी गोद में उठा लेती है और उसे रूम में ले जाने लगी। आदित्य ने ईशा को रोकते हुए कहा, अरे उसे कहने तो दो। ईशा उसे ले जाते हुए बोली, जो सुनना है ब्रेकफास्ट टेबल पर सुन लेना, अब आप भी रेडी हो जाइए। ईशा रूही को वहां से ले जा चुकी थी। आदित्य भी टाइम देखता है, फिर खुद रेडी होने चले जाता है। कुछ देर में सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रूही का मुंह फूला हुआ था, बेचारी कल से कुछ कहना चाह रही थी और उसे कोई कुछ कहने ही नहीं दे रहा था। आदित्य ने रूही को देखकर कहा, प्रिंसेस क्या हुआ, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे और ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहे हो। रूही ने आदित्य को देख अपना मुंह फेर लिया। उसे इस तरह देख सभी को हैरानी हुई, क्योंकि रूही कभी भी किसी से रूड बिहेव नहीं करती थी। ईशा ने रूही को थोड़ा डांटते हुए कहा, रूह यह क्या तरीका है, डैड कुछ पूछ रहे हैं ना। ईशा की डांट सुन रूही रोने लग जाती है। तभी आदित्य अपनी चेयर से उठ जल्दी से रूही के बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है और उसे अपना गोद में बैठा उसके आंसू पोंछकर ईशा को थोड़ा डांटते हुए कहा, बीवी तुम मेरी प्रिंसेस से इस तरह से बात नहीं कर सकती। ईशा उसकी डांट सुन अपना सिर ना में हिला देती है और बोली, अगर आप उसे इतना बढ़ावा देंगे तो वो सिर चढ़ जाएगी, फिर हर चीज के लिए जिद करते रहेगी। उसकी बात सुन आदित्य ने कहा, हाँ तो रूह को जो चाहिए उसके डैड उसे लाकर दे सकते हैं, पर अब तुम उसे डांट नहीं सकती। ईशा आगे कुछ नहीं कहती। आदित्य ने रूही को चुप कराया और बोला, आज रूह अपने डैड के हाथ से ब्रेकफास्ट करेंगी। इतना बोल आदित्य उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। रूही भी अब चुप हो गई थी और आदित्य के हाथ से खा रही थी। ईशा उन दोनों को देख मुस्कुरा देती है
वो रूह को ऐसी ही फैमिली तो देना चाहती थी जो सिर्फ आदित्य की वजह से पूरी हुई थी। आदित्य ने रूही को ब्रेकफास्ट कराते हुए सभी को देखकर अपनी माँ से कहा, माँ मैं कुछ दिन के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, कुछ काम है, 2 से 3 दिन में वापस आ जाऊंगा, तब तक आप मेरी बीवी और मेरी प्रिंसेस का ध्यान रखना। और बीवी ने मेरी रूह को डांटा तो मुझे बता देना। लास्ट की लाइन आदित्य ने थोड़ा मुस्करा कर कही तो रूही ने मुस्करा कर कहा, डैडा आप मेरी मम्मा को डांटा मत, कला कलो, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। उसकी बात सुन सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, अच्छा आपको कल से कुछ कहना था ना कहो, सुबह भी कह रही थी आपको कुछ चाहिए बोलो। डैड वापस आते हुए अपनी रूह के लिए वो के आएंगे। रूही ने मुस्करा कर कहा, सच्ची? आदित्य ने कहा, हाँ सच्ची, एल अब बोलो क्या चाहिए। इतना बोल आदित्य ने अपना जूस का ग्लास अपने होठों से लगा लिया। रूही ने मुस्करा कर कहा, डैड मुझे भाई चाहिए। उसका बस इतना कहना भर था। आदित्य और ईशा दोनों को खांसी आ जाती है। आदित्य ने जल्दी से अपना जूस का ग्लास साइड में रख दिया और ईशा की तरफ देखा जो अपना सिर झुकाकर बैठी थी। वही बाकी के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाती है। रूह ने सभी को देखकर कहा, क्या हुआ, आप सब कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? आभा जी ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बच्चा, वैसे आपने ठीक कहा, आपको भाई तो मिलना ही चाहिए, कब तक आप ऐसे अकेले खेलेंगी? उनकी बात सुन ईशा जल्दी से बोली, मुझे कुछ काम है। इतना बोल वो वहां से उठ किचन में चली जाती हैं। रूही ने आदित्य की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ डैडा? सब बोल भी नहीं रहे और मम्मा भी चली गई। आदित्य ने रूही को देख बोला, रू आपको यह बात कौन सिखाता है, आप तो कहीं बाहर भी नहीं जाती हैं। इतना बोल उसने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ आप रूह को यह सब मत सिखाइए। आभा जी ने कहा, अरे हमने कब कहा रूह से यह सब? पर जिसने भी कहा ठीक कहा है, अब तो रूह को उसका भाई मिलना ही चाहिए। उनकी बात सुन आदित्य अपनी दादी की तरफ देखता है तो दादी ने भी अपना सिर ना में हिला दिया। फिर उसने अपने पापा की तरफ देखा, वो कुछ कहते उससे पहले ही आदित्य ने कहा, आप नहीं कह सकते। रूही ने आदित्य को देखकर कहा, डैडा मुझे दादी बली दादी ओल दादू ने कुछ नहीं कहा। आदित्य ने कहा, तो किसने कहा आपसे यह सब? रूही ने कहा, डैड उस दिन जब मैं आपके ऑफिस आई थी ओल आपने मुझे लजित मामू के छात ऑफिस देखने के लिए भेजा था, तब मैंने ही लजित मामू से पूछा था तो उन्होंने कहा कि मुझे मेला भाई आप ओल मम्मा दोगे। क्यों आप नहीं दोगे मेला भाई मुझे? उसकी बात सुन आदित्य अपने सिर पर हाथ रख लेता है। रूही ने मासूमियत से कहा, क्या हुआ डैडा, आपका सल दुख रहा है? रूही की बात सुन आदित्य ने कहा, बच्चा ऐसा नहीं कहते। रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, डैड पर लूही को भाई चाहिए। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, प्रिंसेस भाई इतनी जल्दी थोड़ी ना आता है, उसके लिए वेट करना होगा। आदित्य की बात सुन रूही ने मुस्कुराकर कहा, हाँ लूही वेट कर सकती है। आदित्य ने कहा, हाँ और अब से यह बातें नहीं कहोगी ओके? रूही ने कहा, ठीक है पर लूही को भाई जल्दी चाहिए। आदित्य ने रूही को दूसरी चेयर पर बैठा दिया और खुद वहां से उठते हुए खुद से बोला, बेटा कैसे आपको भाई मिलेगा, आपकी मम्मा तो खुद को हाथ भी ना लगाने दे। आदित्य ने रूही को देखकर कहा, बच्चा अब आप अपना ब्रेकफास्ट करो, तब तक मैं आया, फिर डैड आपको स्कूल छोड़ने जाएंगे। रूही ने अपना सिर हाँ में हिला देती है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। आदित्य भी वहां से ऊपर अपने रूम में आ चले जाता है। उसे पता था ईशा रूम में ही होगी। आदित्य जन रूम में आया तो उसे ईशा बेड पर बैठी हुई दिखी। वो किसी सोच में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और चेहरे का रंग भी लाल हो चुका था। आदित्य उसे इस तरह देख मुस्कुरा देता है। आदित्य डोर ले पास से आगे बढ़ ईशा के पास आ जाता है। आदित्य ईशा के बगल में बेड पर बैठ जाता है, पर को कुछ पता ही नहीं चलता। वो अभी भी कुछ सोचे जा रही थी। उसे मुस्कुराता देख आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ बीवी, कहीं हमारे बच्चे के बारे में तो नहीं सोच रही हो? आदित्य की आवाज सुन ईशा को भी होश आता है, जो हड़बड़ाकर इधर उधर देखते हुए बोली, नहीं नहीं तो मैं थोड़ी यह सब सोच रही थी।
उसे इस तरह हड़बड़ाते देख आदित्य की मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ जाती है। ईशा उसे मुस्कुराता देख वहां से उठकर जाने लगी, क्योंकि उसे पता था आदित्य उसे चिढ़ा रहा है। पर ईशा वहां से जा पाती उससे पहले ही आदित्य ईशा का हाथ पकड़ उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है और अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर लपेटकर बोला, अब जा क्यों रही हो? वैसे रूह की डिमांड कुछ गलत भी नहीं है। अब वो ऐसी डिमांड हमसे नहीं तो क्या हमारे पड़ोसी से करेगी? उसकी बात सुन ईशा हंस देती है। आदित्य ने उसके गाल पर किस कर कहा, हंस क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है। अब हमारी बेटी हमसे अपने भाई की डिमांड नहीं करेगी तो किससे करेगी? बीवी, क्या तुम नहीं चाहती कि हमारे भी बच्चे हों? ईशा जो अभी तक हंस रही थी अब आदित्य की बातें सुन उसके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। ईशा आदित्य को देखने लगती है। आदित्य उसे इस तरह अचानक चुप होते देख समझ जाता है शायद ईशा के पास कोई जवाब नहीं है। आदित्य ने अब हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला। और हमारे पास एक बेटी है तो मुझे किसी दूसरे बच्चे की जरूरत नहीं है। आदित्य ने यह बात बोल तो दी थी पर ईशा समझ रही थी कि आदित्य इस बात से थोड़ा उदास है। आदित्य कुछ कहता उससे पहले ही ईशा आगे बढ़ उसे गले लगा लेती है और बोली, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ी कंफ्यूज थी पहले पर अब नहीं। ईशा आदित्य से दूर हो अपना एक हाथ उसके गाल पर रख कर बोली, और अब मैं आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हूँ। ईशा की यह बात सुन आदित्य के होठों पर मुस्कान खिल जाती है। आदित्य को तो पता ही नहीं था कि ईशा भी उसे अब पसंद करती है, बस वो बता नहीं पा रही है। आदित्य को मुस्कुराता देख ईशा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य ने ईशा को देखकर कहा, सच बीवी? ईशा मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका लेती है। आदित्य उसे अपने गले से लगा लेता है। आखिर उसे यही खुशी तो चाहिए थी जो आज ईशा ने उसे दी, उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करके। कुछ देर गले लगने के बाद आदित्य ईशा से दूर हो उसके माथे पर किस कर बोला, ठीक है, अब इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी चलो, मुझे लेट हो रहा है और रूही का स्कूल भी है। कहीं वो अपने मम्मा डैड की वजह से अपने स्कूल के फर्स्ट डे ही लेट ना हो जाए। ईशा कुछ नहीं कहती और आदित्य से दूर हो खड़ी हो जाती है। आदित्य ईशा के साथ बाहर आता है तो हॉल में सभी रूही के साथ बिजी थे। आदित्य उनके पास अब बोला, अच्छा माँ, अब हम चलते हैं, नहीं तो रूह को लेट हो जाएगा। रूही सभी को बाय बोल आदित्य और ईशा के साथ वहां से चली जाती है। आदित्य और ईशा रूही को लेकर स्कूल आते हैं। तीनों ही कार से बाहर निकलते हैं। आदित्य ने रूही को देखकर कहा, रूह, आप स्कूल में किसी से झगड़ा मत करना और हाँ, अच्छे से पढ़ाई करना। डैड जब वापस आएंगे तो आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आएंगे। रूही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। दोनों ही रूह को उसकी क्लास में छोड़ देते हैं। आदित्य और ईशा वहां से बाहर आते हैं। दोनों ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं क्योंकि ईशा भी आदित्य को छोड़ने जाना चाहती थी। कुछ देर में दोनों ही एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। आदित्य और ईशा बाहर आते हैं। आदित्य ने ईशा को गले लगाकर कहा, अच्छा अब जाओ या अमेरिका तक छोड़ने जाने वाली हो? ईशा भी आदित्य पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोली, जल्दी आना। आदित्य ने हल्का सा मुस्कुराकर उसके सिर पर किस कर बोला, हाँ जल्दी आऊंगा, और एक सरप्राइज भी। फिर कुछ सोचकर बोला, हाँ पर तब तुम्हें भी मुझे गिफ्ट देना होगा। ईशा उससे दूर होकर उसे सवालिया नजरों से देखकर बोली, कैसा गिफ्ट चाहिए आपको? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, वही जो रूह ने कहा था, मुझे भी वही चाहिए। आदित्य की बात सुन ईशा की पलकें शर्म से झुक जाती हैं। उसने आदित्य के सीने पर एक पंच मारकर कहा, हा जाओ अब और जल्दी आना। आदित्य ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई और जल्दी से आगे बढ़ ईशा के होठों पर किस कर देता है। आदित्य जल्दी से उससे पीछे होकर बोला, अच्छा अब भी के लिए इतना ही बाकी का आने के बाद। ईशा तो हैरानी आदित्य को देख रही थी जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था।
ईशा ने एक बार अपने आसपास देखा, फिर आदित्य को घूरते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती? ऐसे सबके सामने किस कर रहे हैं? आदित्य ने ईशा की तरफ देख अपनी एक आंख ब्लिंक कर कहा, अब अपनी ही बीवी से कैसी शर्म? और अगर मैं तुमसे भी शर्म करूंगा तो अपनी बेटी की विश कैसे पूरी करूंगा? बस इसलिए थोड़ा बेशर्म बन रहा हूं। और मैं तो कहता हूं तुम भी बेशर्म बन जाओ, तभी तो हमारे 10 बच्चे और होंगे जो रूह के साथ खेलेंगे। उसे भी लगना चाहिए ना कि उसके मम्मा डैड उसकी सारी विश पूरी करते हैं। ईशा ने उसे घूरते हुए कहा, रहने दीजिए, 10 बच्चे चाहिए। आदित्य ने उसके गाल पर किस कर कहा, विश तो मैं अपनी पूरी करूंगा। अच्छा अब चलता हूं, लेट नहीं होना चाहता। आदित्य की जाने की बात सुन ईशा थोड़ा उदास हो जाती है और उसे गले लगाकर बोली, ऐसा नहीं कहते। आदित्य भी उसे गले लगा लेता है। दोनों अभी ऐसे ही खड़े थे, तभी वहां रजत आ जाता है। रजत ने उन दोनों को देखा, फिर सिर झुकाकर बोला, सर लेट हो रहा था, चले। दोनों ही रजत की आवाज सुन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईशा अपने बाल सही कर इधर उधर देखने लगती है। आदित्य ने भी रजत को देखकर कहा, हाँ ठीक है। इतना बोल दोनों वहां से जाने लगे। आदित्य ने ईशा को देख बाय किया और वहां से चले जाते हैं। ईशा भी वहां से घर आ जाती है। दूसरी तरफ आदित्य और रजत फ्लाइट में थे। आदित्य ने रजत से कहा, अभी कैसी है, उनकी कंडीशन है? रजत ने मुस्कराकर कहा, अभी ठीक है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। आदित्य ने हल्का सा मुस्कराकर कहा, मिलना तो मुझे भी है और अब वेट भी नहीं हो रहा। रजत उसकी बात सुन मुस्करा देता है। दूसरी तरफ रीवा अपने घर पर थी। इस वक्त वो बेड पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। उसे भी आज पता चला था कि रजत कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए वो आज थोड़ा उदास थी। वरना अब तो दोनों रोज साथ में ही ब्रेकफास्ट और डिनर करते थे। आज रीवा को अकेला सा फील हो रहा था। उसने अपना फोन ऑन किया और उसमें रजत की एक फोटो देखने लगती है। यह फोटो उसने कल ही ली थी, जब रजत किचन में खाना बना रहा था। काम करते हुए रजत बहुत ही हैंडसम लग रहा था। रजत की फोटो देख रीवा के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाती है। रीवा बहुत ध्यान से रजत की फोटो को देख रही थी। अचानक ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं। रीवा ने फोन को बंद करके रख देती है। एक खुद से बोली, क्या कर रही है रीवा? वो किसी और से प्यार करता है। उसने कहा भी है कि वो आने के बाद उस लड़की से शादी भी करेगा। ऐसे में उसके बारे में सोचना गलत है। रीवा अपनी आंखें बंद कर अपना सिर बेड के हेड रेस्ट से टिका लेती है। आंसू की एक बूंद उसकी आंख से निकल उसके गाल पर आ जाती है। दूसरी तरफ रजत और आदित्य कुछ देर के सफर के बाद दोनों ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। आदित्य और रजत जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो आदित्य ने रजत से कहा, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं पहले। रजत ने मना करते हुए कहा, नहीं, हम विला जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर के डिस्चार्ज के बाद वो भी घर जा चुके हैं, तो हम भी वही जाएंगे। आदित्य ने हैरान होते हुए कहा, पर डिस्चार्ज किसके कहने पर? रजत ने मुस्करा कर कहा, आपको तो पता है उनके बारे में, हॉस्पिटल में रहना पसंद नहीं है, इसलिए घर जाने की जिद कर रहे थे। वो तो इंडिया आना चाहते थे, पर मैंने ही उन्हें रोका है। अब चलो, नहीं तो वो सच में आज की फ्लाइट से ही इंडिया निकल जाएंगे। आदित्य ने मुस्करा कर कहा, नहीं, मेरे बिना थोड़ी ना जाएंगे वो। दोनों ही वहां से अपने विला के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में उनकी कार एक बड़े से विला के सामने रुकती है। आदित्य की नज़र नेम प्लेट पर जाती है, जिस पर बड़े ही खूबसूरत अक्षर में आ लिखा हुआ था। आदित्य और रजत दोनों ही उस विला के अंदर चले जाते हैं। दोनों ही जब अंदर पहुंचते हैं तो सामने एक 29-30 साल का लड़का बैठा हुआ था। अच्छी खासी पर्सनालिटी, गोरा रंग, भूरी आंखें, पतले होठ, सिल्की भरे बाल। उसने इस वक्त एक ब्लैक टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। वो अपने पास बैठी लड़की से बात कर रहा था। वही उसके साथ बैठी लड़की, जिसकी 23-24 साल थी। गोरा रंग, काली आंखें, छोटा सा चेहरा, पतले गुलाबी होंठ, दिखने में काफी सुंदर थी। उस लड़की ने कहा, आहान प्लीज आज खाना खा लीजिए, फिर आपको दवा भी लेनी है।
आहान ने मुस्करा कर कहा, नहीं अवनी, जब तक आदि नहीं आ जाता मुझे नहीं खाना है। मैंने रजत से कहा था कि जल्दी आए वरना मैं खुद ही वहां आ जाऊंगा, तो उसने कहा नहीं आदित्य जल्दी आ जाएगा, पर देखो अभी तक नहीं आया। इसे सच में मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, अभी तक वैसे ही है, कभी भी टाइम से नहीं आ सकता है। तभी आदित्य ने कहा, भाई ऐसा मत कहो, अब आपका आदि बदल गया है। आहान अपनी जगह से उठ जाता है। दोनों के चेहरे पर ही मुस्कुराहट थी और आंखों में हल्की सी नमी भी। आदित्य जल्दी से आगे बढ़ आहान को गले लगा लेता है। आहान ने भी अपनी बाहें उस पर कसते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं बदला है, मेरा भाई आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। आदित्य आहान की बात सुनकर कुछ नहीं कहता, बस उसे गले लगाए खड़ा था। आहान ने उसे खुद से दूर किया तो देखा आदित्य की आंखों में आंसू थे। आहान ने उसके आंसू पोंछकर कहा, यह क्या है, अभी भी बच्चों की तरह रोता है क्या? मुझे तो लगा था 7 सालों में बदल गया होगा, पर तू नहीं बदलेगा। आदित्य ने आहान को देखकर कहा, भाई ऐसा मत कहो, और अब छोड़कर कहीं गए ना तो मैं भी आपको ढूंढने वाला नहीं हूं। आहान ने हंसते हुए कहा, पता है मुझे, मैं कहीं भी छुप जाऊं तू मुझे ढूंढ ही लेता है, पर इस बार देरी कर दी तूने। तभी उस लड़की ने कहा, अच्छा अब तो खाना खाएंगे ना आप आहान? आहान ने उसे देखकर कहा, हाँ बिल्कुल। आदित्य ने आगे बढ़ उसके पैर छूकर कहा, भाभी आप कैसी है? आदित्य उससे दूर हो जाता है। उसने कहा, मैं ठीक हूं भैया, पर आप मेरे पैर मत छुआ कीजिए, आप बड़े हैं मुझसे। आदित्य ने मुस्कराकर कहा, पर आप रिश्ते में बड़ी है मुझे भाभी। आहान भी उन दोनों को देख मुस्करा रहा था। रजत भी आगे बढ़ आहान के गले लगकर बोला, कैसे हो आप भाई? आहान ने उसे गले लगाकर कहा, बिल्कुल ठीक हूं। वैसे तू तो कह रहा था जल्दी पहुंच जाऊंगा, फिर लेट कैसे हो गए? रजत आहान से अलग हो बोला, वो आपके यह छोटे भाई है, अपनी बीवी से दूर ही नहीं हो रहे थे तो कैसे आते हम? उसकी बात सुन आहान मुस्करा देता है। आदित्य ने उसे घूर कर देखा तो रजत भी मुस्करा देता है। रजत ने आगे बढ़ अवनी के पैर छूकर कहा, भाभी। कुछ देर में सभी खाना खाने बैठे थे। आहान ने अवनी से कहा, अवनी हम आज शाम को ही इंडिया जाएंगे। आदित्य जो खाना खा रहा था उसने कहा, हम्मम भाई आज मुझे कुछ काम है तो हम 2 दिन बाद जाएंगे। अवनी ने कहा, पर आज क्यों नहीं जा सकते, उससे मिलना है मुझे। आदित्य ने अवनी को देखकर कहा, भाभी वो दोनों ठीक है, आप आराम से मिल लेना। वैसे जब इतना इंतजार किया वहां 2 दिन और सही। आदित्य की बात सुन अवनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। आहान ने अवनी के हाथ पर अपना हाथ रख कर कहा, उदास मत हो, वैसे भी इतने सालों में वो बदल गई होगी। अच्छा कल हम उसके लिए शॉपिंग करने जाएंगे, उसके लिए गिफ्ट भी तो लेने हैं। अवनी आहान की बात सुन मुस्कराकर बोली, हाँ मैं तो बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। सभी खाना खा ही रहे थे तभी आदित्य का फोन रिंग हुआ। सभी आदित्य को देखने लगे तो आदित्य ने सभी को देखकर कहा, वो बीवी का फोन है। इतना बोल आदित्य अपना फोन ले वहां से बाहर निकल जाता है। बाकी सभी उसे देख मुस्करा देते हैं। रजत के दिल में भी रीवा का ख्याल आ जाता है। वो रीवा के बारे में सोचते हुए मुस्करा रहा था तभी आहान ने अपना खाना खाते हुए कहा, तू किसके ख्यालों में खो गया? कहीं तूने भी किसी को देख लिया है तो बता दे, हम तेरी शादी करवा देते हैं। रजत कुछ नहीं कहता, बस मुस्करा देता है। वही आदित्य बाहर ईशा से फोन पर बात कर रहा था। ईशा ने कहा, अभी तक सोए नहीं आप? आदित्य ने मुस्कराकर कहा, अभी तो लंच टाइम है, अभी कैसे सो जाओ? ईशा ने हैरान होते हुए कहा, क्या पर यहाँ तो रात हो गई और आप अभी भी जाग रहे हैं? आदित्य ने हंसते हुए कहा, बीवी टाइम में फर्क है यहाँ। अच्छा रूह क्या कर रही है? ईशा ने बेड की तरफ देखा जहां रूह सो रही थी। फिर आदित्य से बोली, सो रही है? आज स्कूल का फर्स्ट डे था ना, काफी थक गई है, पर बता रही थी आज ही काफी फ्रेंड्स बनाए हैं उसने आज। आदित्य ने मुस्कराकर कहा, हम्मम मेरी रूह का ध्यान रखना और अपना भी। अच्छा अब सो जाओ, गुड नाइट। ईशा ने भी मुस्कराकर कहा, गुड नाइट।
आदित्य ने आगे कहा, अच्छा 21 दो फिर अभी। ईशा जो अभी तक मुस्करा रही थी आदित्य की यह बात सुन बोली, कुछ नहीं मिलेगा, जाइए, गुड नाइट, अब सो जाइए। आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, बीवी 21 ही तो मांग रहा हूं, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे पता नहीं क्या मांग लिया हो। ईशा ने मना करते हुए कहा, नहीं। हाँ प्लीज, आदित्य ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तो ईशा ने भी ज्यादा ना सोचते हुए एक छोटी सी डी देती है। आदित्य ने भी अपने फोन पर उसे किस कर कहा, आई लव यू बीवी। पर ईशा कुछ नहीं कहती, बस मुस्करा देती हैं। दोनों ने एक दूसरे को बाय किया और कॉल कट कर देते हैं। ईशा जाकर रूही के पास ले जाती है और आदित्य के बारे में सोचते हुए मुस्कराने लगी। वही आदित्य भी सभी के पास आ जाता है। कुछ देर में लंच के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आदित्य भी थक गया था इसलिए रूम में जाते ही सो जाता है। आहान को भी आराम करना था क्योंकि वो अभी अभी तो ठीक हुआ था। आहान और अवनी भी अपने रूम में चले जाते हैं। आहान अपने बेड पर बैठा हुआ था और अवनी को देख रहा था जो उसकी दवाइयां निकाल रही थी। अवनी ने दवा आहान को देते हुए बोली, लीजिए। आहान ने दवा देख मुंह बनाते हुए कहा, बेबी प्लीज आज नहीं मन है, कल खा लूंगा दवा। अवनी ने उसे घूरते हुए कहा, आहान यह दवा है, कोई चॉकलेट नहीं है जिसे आज नहीं कल खा लेंगे, चुपचाप से खाइए। आहान ने मुंह बनाते हुए कहा, बेबी प्लीज इससे मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। अवनी ने अपनी आंखें छोटी छोटी कर कहा, अच्छा फिर क्या करूं मैं। आहान कुछ सोचकर मुस्करा दिया और अवनी का हाथ पकड़ उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है और अपनी पकड़ उसकी कमर पर कसते हुए शरारत से मुस्करा कर बोला, ठीक है खा लूंगा यह दवा, फिर मुझे मेरे मुंह का टेस्ट ठीक करने के लिए कुछ चाहिए। अवनी उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, क्या चाहिए। उसकी बात सुन आहान के चेहरे की मुस्कराहट बड़ी हो जाती है। टू बी, आहान ने मुस्करा कर कहा, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं। अवनी ने चिढ़ते हुए कहा, क्या कहना है, सीधे सीधे कहिए। आहान ने उस पर अपनी पकड़ कसते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा रब करते हुए कहा, मुझे किस चाहिए जिससे मेरे होठों का टेस्ट ठीक हो सके। उसकी बात सुन अवनी के दिल की धड़कनें मानो किसी बुलेट ट्रेन जैसी हो गई हो। ऐसा नहीं था कि उसे यह सब गलत लग रहा था, पर फिर भी आहान 2 साल तक कोमा में रहा था और अवनी उसका बहुत ख्याल रखती, पर आज इतने समय बाद आहान की करीबी को फिल कर उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। अवनी उसकी पकड़ से निकलते हुए बोली, आहान प्लीज दवा लीजिए, और अभी आप ठीक नहीं है। अवनी को खुद से छूटते देख आहान ने अपनी पकड़ और ज्यादा कस ली और बोला, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो। क्या हुआ तुम्हें, मेरा तुम्हारे पास आना बुरा लगा क्या। उसकी बात सुन अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर 2 साल उसने कैसे काटे थे यह वही जानती थी। अवनी रोते हुए आहान के गले लग जाती है और बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर जब आप कोमा में थे आपको नहीं पता, मैंने आपकी बातें, आपका प्यार कितना मिस किया। आप तो आराम से सो रहे थे और मैं पता है कितना अकेला फील होता था, पर आपके लिए यह समय मैंने खुद को संभाला है। अब कभी सच में कहीं गए ना, मुझे अकेले छोड़कर दो, मैं आपका वेट नहीं करूंगी। अवनी के दिल का दर्द आज बाहर आया था। सच वो कितनी अकेली हो गई थी, ना कोई परिवार ना कोई दोस्त, यहाँ सिर्फ आहान, और वो भी खामोश रहता था। अवनी बातें बोल अब रो रही थी, वही आहान शांति से उसकी बात सुन उसके बालों को सहलाते हुए उसे चुप करा रहा था। कुछ देर में अवनी का रोना कम हो गया। आहान उससे अलग हो अवनी की पलकों को बारी बारी चूम कर बोला, सॉरी, आगे से कभी कहीं नहीं जाऊंगा, पक्का वाला प्रॉमिस। आहान की बात सुन अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अवनी ने वो दवा आहान को खिला दी तो आहान मुंह बनाने लगता है। आहान के फेस एक्सप्रेशन देख अवनी को हंसी आ जाती है। उसने हंसते हुए कहा, आहान आप छोटे बच्चे नहीं हैं जो मुंह बना रहे हैं। आहान उसे अपनी आंखें छोटी छोटी कर देखता है, उसे खुद के करीब कर बोला, हम सही कहा, मैं छोटा बच्चा नहीं हूं, और ना तुम, तो क्यों ना कुछ बड़ों वाला किया जाए। अवनी उसे हैरानी से देख रही थी, वही आहान के चेहरे पर इविल स्माइल थी।
अवनी कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही आहान उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। अवनी तो हैरानी से आहान को देख रही थी जो अपनी आंखें बंद कर अवनी को किस कर रहा था। कुछ पल आहान को देखने के बाद अवनी भी अपनी आंखें बंद कर आहान के किस को फील करने लगती है। आखिर 2 साल बाद जो वो आहान को फील कर रही थी वही हाल आहान का भी था। आहान अवनी को किस करते हुए उसे लिए बेड पर लेट जाता है। करीब 20 मिनट की किस के बाद आहान अवनी से अलग हो उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बोला आई लव यू बेबी। उसकी बात सुन अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अवनी भी धीरे से बोली आई लव यू टू आहान। कुछ देर के बाद दोनों ही बातें करते हुए सो जाते हैं। आदित्य के रूम में आदित्य और रजत दोनों ही बातें कर रहे थे। आदित्य के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। आदित्य ने गुस्से में कहा रजत मुझे किसी भी हालत में वो चाहिए। तुम जानते हो यह कोई पहली बार नहीं हुआ। 7 साल पहले भी भाई पर इसी तरह का हमला हुआ और वो हमसे दूर हो गए और 2 साल पहले भी वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इसलिए कुछ भी करो उसे मेरे सामने लेकर आओ। रजत ने कहा हाँ हमने उसका पता लगवाया था। हम वहां जाने भी वाले थे पर उससे पहले ही वो वहां से भाग गया। 2 दिन बाद आज आदित्य आहान अवनी और रजत चारों ही वापस इंडिया जाने वाले थे। अवनी तो बहुत खुश थी। आहान ने अवनी को देखकर कहा अभी से इतनी खुश हो तो वहां जाकर क्या होगा। आहान की बात सुन अवनी कुछ नहीं कहती बस मुस्करा देती हैं। सभी सुबह की फ्लाइट से ही सब इंडिया के लिए निकल जाते हैं। शाम का टाइम ईशा आभा जी दादी जी सुयश जी और रूह सभी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। रूह तो सुयश जी को अपने स्कूल में बनाई ड्राइंग दिखा रही थी जिसमें उसने दादी आभा जी सुयश जी ईशा आदित्य और खुद को बनाया था। सुयश जी ने मुस्कुराकर कहा वाह हमारी रूह तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है। कितनी अच्छी फैमिली फोटो बनाई है आज रूह ने। उनकी बात सुन सभी मुस्कुरा देते हैं। रूही ने हंसते हुए कहा हाँ दादू लूह बहुत अच्छी ड्राइंग करती हैं। आपको पता है जब डैड आइए तो लूह यह ड्राइंग डैड को दिखाएगी। फिर उसने ईशा को देखकर कहा मम्मा डैड कब आएंगे। लूह उन्हें मिच कर रही है। आप डैड को बोलो ना जल्दी आए। ईशा कुछ कहती उससे पहले ही सभी को आदित्य की आवाज सुनाई देती है। प्रिंसेस डैड आ गए। सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं जहां रजत और आदित्य थे। दोनों ही अंदर आते हैं। रूही तो जल्दी से भागकर आदित्य की गोद में चढ़ जाती हैं। आदित्य ने मुस्कुराकर रूही के गाल पर किस कर कहा रूह ने सच में अपने डैड को मिस किया क्या। आदित्य की बात सुन रूही अपना सिर हाँ में हिला देती है। आदित्य ने एक हाथ से अपना एक कान पकड़कर कहा अच्छा सॉरी। नेक्स्ट टाइम से डैड रूह को भी अपने साथ ले जाएंगे। आदित्य की बात सुन रूह मुस्कुरा देती है। आदित्य ने उसे नीचे उतार दिया और बोला अच्छा डैड आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं। रूही ने कहा क्या डैड। आदित्य कुछ नहीं कहता बस मुस्कुरा देता है। तभी वहां पर एक आवाज सुनाई देती है माँ। यह आवाज आहान की थी जिसे सुन आभा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पलट कर देखती हैं जहां आहान और अवनी खड़े थे। आभा जी जल्दी से आहान के पास जा उसे गले लगा लेती हैं। आभा जी को रोता देख आहान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ईशा तो हैरानी से अवनी को देख रही थी। आंखें तो उसकी भी नम हो जाती है। वो धीमे धीमे कदमों से चलकर अवनी के पास आ जाती हैं। ईशा ने आदित्य को देखा तो आदित्य मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका देता है। अवनी ने ईशा को देखकर कहा ईशु अपनी दी से नहीं मिलेगी क्या। अवनी का बस इतना ही कहना था कि ईशा भी अवनी को गले लगा लेती है। अवनी ने भी उसे गले लगा लिया और रोने लगती हैं। अब तक तो सभी को यह समझ आ गया होगा कि अवनी ईशा की बड़ी बहन है और आहान आदित्य का बड़ा भाई और रूह अवनी और आहान की बेटी है। बाकी की जो कंफ्यूजन है वो आगे की स्टोरी में समझ आ जाएगा। तो आगे की स्टोरी भी पढ़िए। अब चलते हैं कहानी में। ईशा ने रोते हुए कहा दी आप बहुत बुरी है।
माना मैं आपको परेशान करती हूँ, इसका यह मतलब थोड़ी आप इस तरह अपनी ईशू को परेशान करे। मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। उसकी इतनी प्यारी शिकायत सुन अवनी रोते हुए भी मुस्करा देती है। आहान ने आभाजी को खुद से दूर कर उनके आंसू पोंछ कर कहा, माँ आप रो क्यों रही हैं? अब तो मैं आ गया ना। अच्छा, आप अपनी बहू और बेटे का स्वागत नहीं करेंगी? आपकी बहू पहली बार आई है अपने घर पर। उसकी बात सुन आभाजी उसके गाल पर हल्का सा मारकर रोते हुए बोली, वो तो करूंगी, पर उसके बाद तेरी अच्छे से खातिरदारी भी करूंगी। आहान तो उनकी बात सुन उन्हें हैरानी से देखने लगता है। वही बाकी सब मुस्करा देते हैं। आभाजी ने ईशा को देखकर कहा, बेटा जाकर पूजा की थाली ले आओ। ईशा भी मुस्कराकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। सभी खुश थे पर रूही तो हैरानी से सभी को देख रही थी। सुयश जी और दादी भी बहुत खुश थे।